जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 के खास कार्यक्रम टॉप लीडर ऑफ बुंदेलखंड में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के पहले अंक में हम बात करने जा रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के बारे में। प्रदीप जैन एक ऐसी शख्सियत जो समाज सेवा के चरम को प्राप्त करने वाले जमीनी नेता हैं। एक साधारण परिवार में जन्मे प्रदीप जैन आदित्य ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बनकर बुंदेलखंड एवं झांसी के लोगों के लिए अनेक बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए। हमारी संवाददाता चंचल राय ने प्रदीप जैन आदित्य के साथ एक खास मुलाकात की। प्रदीप जैन ने बड़ी बेबाकी से जनता से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। आइए देखते हैं इस इंटरव्यू के कुछ खास अंश। नमस्कार, मैं चंचल राय, बुंदेलखंड न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आजकल हम अपने दर्शकों को बुंदेलखंड के टॉप लीडर्स से परिचित करवा रहे हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आज हम प्रदीप जैन जी के पास आए हैं। आइए हम आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। जय हिंद सर। नमस्कार। लगभग कितने वर्षों से आप राजनीति में हैं? राजनीति नहीं बल्कि ये कहिए कि लोगों की सेवा में, तो जब से हमने होश संभाला हमेशा ऐसा लगा कि लोगों के बीच में जो हम कर सकते हैं वो हम करें। तो वो छात्र जीवन में जब हम बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज में थे और छात्रों की समस्याएं देखते थे तो मन में एक लगता था कि इनकी समस्याएं दूर होना चाहिए। तो जब से लगातार हम समझते हैं कि 1982 से लगातार हम लोगों के बीच में हैं और प्रयास करते हैं कि उनके लिए हम कुछ कर सकें। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? शुरू से ही लगता था, मेरी माताजी कहती थी कि जो तुम कर सको वो तुम्हें करना चाहिए। तो पहले सामाजिक स्तर पर किया, फिर आम आदमियों के लिए, सबके लिए जुड़कर, युवाओं के लिए जब छात्र जीवन में थे, फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। उसके पहले हम युवक कांग्रेस में थे, तो फिर लगातार कार्य करते रहे। आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की है? हमने अपने बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज से, जो बुंदेलखंड का सबसे प्रमुख कॉलेज है। आपको कांग्रेस ज्वाइन करने की प्रेरणा कहाँ से मिली कि कांग्रेस ही ज्वाइन करना चाहिए? वो ऐसा लगता था कि एक पार्टी है जो सारे जाति धर्म संप्रदाय को लेके चलती है और जिसने लोगों के जोड़ने का काम किया, देश की आज़ादी में अपनी आहुति देने का काम किया और एक संदेश देने का काम किया। तो लगा कि ये पार्टी वो पार्टी है जिसमें हम राष्ट्र की सच्ची सेवा कर सकते हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में समाज की सेवा किन किन चीज़ों से की गई है? मैंने तो जब से होश संभाला मैंने देखा लगातार कि चाहे युवाओं को वोट देने का अधिकार हो, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे आम आदमी के लिए बड़े शिक्षण संस्थान हो, चिकित्सा संस्थान हो, सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक कांग्रेस ने बनाए। और जब हम मंत्री बने तो हमें लगा कि हमारी जो नेता हैं श्रीमती सोनिया गांधी, जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद भी ठुकराया, उन्होंने सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जो आम चीज़ें थीं वो लोगों को अधिकार के रूप में दी कि एक सामान्य आदमी किसी भी बड़े अधिकारी से सूचना के अधिकार में कुछ भी पूछ सकता है। एक एक आदमी को खाना मिलने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। तो ये सारे कानून कांग्रेस ने बनाए और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अगर बुंदेलखंड की सरजमी पर राहुल गांधी आए तो उन्होंने केवल जुमलेबाजी नहीं की, बुंदेलखंड के लिए मंडियां बनवाई, तालाब बनवाए और बहुत सारी सुविधाएं दी। वर्तमान में बढ़ती महंगाई पर आप क्या कहना चाहते हैं? जब हमने आज़ाद हिंदुस्तान की पहली सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में स्थापित करवाई कांग्रेस के कार्यकाल में, उस समय हमें लगता था कि पूरे देश में अगर महंगाई से निजात बुंदेलखंड तो कम से कम पा सकता है, क्योंकि यहाँ के किसानों की उपज बढ़ेगी।
उत्पाद बढ़ेगा, लेकिन वो विलंब से इन्होंने बनाई। लेकिन आज ये जो महंगाई है वो महंगाई चरम पर है और उसके पीछे सरकार की नीति है। सरकार चाहती है कि उनके जो धन्ना सेठ दोस्त हैं वो अमीर हो जाएं और इसीलिए वो संपत्तियां जो देश की अरबों जनता ने अपने खून पसीने की कमाई से सृजित की थी, उन सबको ये बेचने का काम कर रहे हैं। ये पेट्रोल और डीजल पर 115% दाम गैस पर बढ़े, 55% दाम 2014 के बाद से पेट्रोल पे बढ़े और इसी तरह डीजल पे भी बढ़े। और जो खाद्य उत्पाद हैं उनके मूल्यों में भी बेतहाशा वृद्धि है, क्योंकि इन्होंने जो तीनों काले कानून बनाए हैं वो इनके उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए हैं। तो यही कारण है कि आज महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है और सरकार का इस पर ध्यान भी नहीं है। सरकार फूट डालो और राज करो, कहीं तालिबान का मुद्दा, कहीं पाकिस्तान का मुद्दा, कहीं बांग्लादेश का मुद्दा, कभी नमस्ते ट्रम्प, कभी जापान, कभी बुलेट ट्रेन। जो चीज़ें धरातल पर कुछ नहीं होना है उनके बारे में मन की बात हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते रहते हैं, लेकिन कभी कोई चीज़ आम आदमी को कैसे मिले, एक गरीब दुकानदार कैसे अपनी बिजली का बिल चुकाए। कोरोना में जो ठेले वाले असंगठित क्षेत्र के दुकानदार थे, गरीब आदमी थे, जो करोड़ों लोग जिनकी नौकरियां छूट गई, जो घरों में काम करते थे, उनका कैसे हो, इस पर इनका कोई निदान नहीं है। पहले इन्होंने स्वच्छता अभियान के नाम पर देश को 2 साल तक सपने दिखाए, फिर कभी बुलेट ट्रेन के नाम पर, कभी 15 लाख रुपए के नाम पर, कभी 2.5 करोड़ लोगों को 1 साल का रोजगार, कभी काला धन, कभी दाऊद इब्राहिम और क्या क्या सपने दिखाए, लेकिन दिया कुछ नहीं। हमारे यहाँ जिस तरह ढपोर शंख होता है, उस शंख से हम कुछ भी मांगें, चमकता है, दिखता है, लेकिन बस वो बातें करता है, देता कुछ नहीं है। तो वही ये सरकार ढपोर शंख की सरकार है जो धरातल पर लोगों को सुविधाएं नहीं पहुंचा रही। और महंगाई का मूल कारण यही है, चाहे बिजली हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, जब इन पर रेट बढ़ रहे तो सारी चीज़ें महंगी होना ही। वहीं दूसरी ओर क्राइम भी आसमान छू रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्राइम तो चूंकि इनका एक ही लक्ष्य है कि हम सत्ता में कैसे कायम रहें। कोई भी सरकार अपने कलम से अपने मुकदमे वापस नहीं लेती। इस सरकार के अंदर मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री जी ने, सांसदों ने, विधायकों ने अपने खिलाफ जितने मुकदमे थे वो मुकदमे वापस ले लिए। जब एक तरफ आप आम जनता के सामने ये संदेश जाएगा तो वो कहीं दूर होने वाला नहीं है। और यही कारण है कि चाहे बेटियां हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे हमारे दलित वर्ग के लोग हों, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, उन सब के ऊपर अत्याचार बढ़ा और आम आदमी के प्रति भी अत्याचार बढ़ा है, अपराध बढ़े हैं। ये NSSO के डाटा बताते हैं कि कितनी तेज़ी से उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं पर अत्याचार बढ़े। इनकी मंशा होती तो ये जो निर्भया फंड में जो पैसा आया था, कांग्रेस शासनकाल में एक निर्भया फंड बना था जिसका लक्ष्य था कि महिलाओं को जागरूक करें, सशक्त करें, उनके स्वावलंबन के लिए कार्यक्रम चलाएं, उनके लिए अलग से फोर्स बनाएं, वो कुछ भी इन्होंने नहीं किया। आज यही कारण है कि अपराध में तेजी से उत्तर प्रदेश में वृद्धि हो रही है। कोरोना काल में कांग्रेस की क्या भूमिका रही? कांग्रेस ने लोगों के दुख में, चूंकि ये कोरोना सरकार की लापरवाही से तेजी से फैला, कोरोना इस देश के अंदर नहीं था। जब हमारे विदेशी लोग आए, नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम हुआ, अगर हम उस समय तेजी से बाहर आने वाले लोगों को रोकते तो कोरोना इतना तेज नहीं फैलता। बिना किसी कारण के अचानक रात के 8 बजे जैसे नोट को सादा कागज कर दिया था, लोगों को रोक दिया, जो जहाँ है वहीं रुक जाए। वो मजदूर आते रहे, जाते रहे, कोरोना फैलता चला गया।
उसके बाद कोरोना के लिए जब वैक्सीनेशन बिल्कुल हमारा होना चाहिए, हमारी वैक्सीनेशन बाहर चली गई। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन के जो प्लांट थे तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं मिली। और वहीं सरकार, चूँकि उसको झूठ बोलने में महारत है, संसद में कहती है कि एक भी व्यक्ति इस मुल्क का ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। आज भी अगर सरकार सारे दलों के लोगों को बिठाकर बात करे कि अब हमें कोरोना की तीसरी लहर से कैसे निपटना है, तो मैं समझता हूं कि सारे दल इसके लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार के पास तो वही मुद्दे हैं, कभी पाकिस्तान, कभी तालिबान, कभी अफगानिस्तान। तो ये जो बातें हैं, जो वर्तमान की रोटी की लड़ाई है, रोजी की लड़ाई है, काम की लड़ाई है, धंधे की लड़ाई है, जान की लड़ाई है, उस पर सरकार का कोई फोकस नहीं है। बेरोजगारी आम जनता की बहुत बड़ी परेशानी बन गई है, इस पर आपकी क्या प्रतिनिधि है? जब चुनिंदा लोगों के हाथ में देश की सारी पूंजी सिमट जाएगी तो वो व्यक्ति जैसे चाहेगा वैसे काम करेगा। वो व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि देश का अंतिम व्यक्ति स्वावलंबी हो। वो जो पूंजीवाद है, उस पूंजीवाद में देश की 80% दौलत दो घरानों के अंदर सिमट के रह गई और 20% दौलत में देश के 135 करोड़ लोग हैं। तो जो अनइक्वलिटी, असमानता है, वो इतनी गहरी है कि एक तरफ गगनचुंबी अट्टालिका है, दूसरी तरफ छत्रविहीन लोग हैं। तो ये बेरोजगारी दूर करना इनका लक्ष्य नहीं है। अगर इनका बेरोजगारी दूर करना लक्ष्य होता तो आज ये तेज़ी से निजीकरण में नहीं डालते। वही चाकू होता है जो ऑपरेशन करने के काम में आता है, वही चाकू है जो हत्या करने के काम में आता है। क्या आपको कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि कांग्रेस छोड़ के कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए? कांग्रेस देश की आत्मा है और जो देश की आत्मा से जुड़ा होगा वो कभी उससे बाहर निकलने की नहीं सोचेगा। तो हमें हमेशा लगता है कि कांग्रेस एक विचार है, एक संस्कृति है, आज़ादी का नाम है, तो फिर दूसरी पार्टी में जाने का कोई मन कभी, क्योंकि वहीं कहीं ऐसे भी लोग हैं जो कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिए। ऐसी क्या कारण है कि आप अभी तक डटे हुए हैं? हम समझते हैं कि हमेशा से लोग अपने स्वार्थ के लिए आते जाते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को विधानसभा का टिकट दिया, लोकसभा का टिकट दिया और बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के भारत सरकार में मंत्री बनाया, बुंदेलखंड को पैकेज दिया, जैन समाज के लिए माइनॉरिटी का स्टेटस दिया और हिंदुस्तान की पहली सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दी, कोच फैक्ट्री दिया, सैनिक स्कूल दिया, एम्स जैसा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिया, रेलवे की डबल लाइनें दी हैं, इसके अलावा 50 ट्रेनों का ठहराव दिया, बहुत सारी रोजगार परक योजनाएं दी। तो हम क्यों छोड़ के जाएंगे? हमारा लक्ष्य जनता की सेवा करना है। कांग्रेस के अलावा किसी दूसरे दल ने एक छदाम भी इस बुंदेलखंड की माटी को नहीं दी। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण बनता है लेकिन उसका बजट केवल लाखों में रहता है, करोड़ों रुपए उनके महिमा मंडन के लिए रहता है, लेकिन धरातल पे क्या काम होगा? अभी वर्तमान में भी बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण बना, पहले मध्य प्रदेश में भी बना था, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो जो पार्टी हमारी जनता की सेवा कर रही, जिस जनता की दम पर हम विधायक और सांसद बने, उसकी सुध-बुध ले रही, भले ही हम 32 साल से सरकार में नहीं थे, तो ऐसी पार्टी को हम क्यों छोड़ के जाएंगे? राजनीति के अलावा आपको और किन किन क्षेत्रों में इंटरेस्ट है? हमें राजनीति के अलावा लोगों के बीच में मिलने का, बुंदेलखंड की माटी संस्कृति जो हमारी कलाएं लुप्त हो गई उनको पुनर्जीवित करने का, और इसके अलावा ईश्वर की आराधना और नई पीढ़ी को राष्ट्र से जोड़ना, ये हमारा एक मुख्य शौक है। ऐसा कोई मैसेज जो आप हमारे बुंदेलखंड न्यूज़ 24 के चैनल से दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं? आपका बहुत अच्छा चैनल है। हम आपके माध्यम से बुंदेलखंड के लोगों से कहना चाहेंगे कि ये माटी उनकी अपनी है। जिस तरह हम अपनी माँ को नहीं भूलते हैं, वैसे ही हमें इस माटी को भी नहीं भूलना चाहिए। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई राजनीतिक दल में हो, कोई पदाधिकारी हो। हम जहाँ हैं
वहाँ अन्याय, जुल्म और अत्याचार के खिलाफ, सरकारी विसंगति के खिलाफ अपनी आवाज़ जरूर उठाएं। हमें जो सूचना का अधिकार मिला, बुंदेलखंड में जिन योजनाओं में भ्रष्टाचार हो रहा उसका प्रयोग करें। हम अगर शोषण करने वालों के सामने झुक के बैठेंगे तो हम सबसे बड़ा पाप करेंगे। हमें अपने और क्षेत्र के हर व्यक्ति की आवाज़ को उठाना है। और जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं वो लोग सोशल मीडिया पर अपनी बात लिख सकते हैं। अगर कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो वो सुविधा देना प्रशासन और सरकार का काम है, उसमें कोई एहसान नहीं है। लेकिन हमें बोलना आना चाहिए। अगर हम गूंगे बन के बैठे रहे तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड जो रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई और गुलाम गोस्का और दद्दा ध्यानचंद ने एक स्वर्णिम आभा मंडल से सृजित किया था वो गुम हो जाएगा। आज भी हम चाहते हैं अगर लोग खड़े होंगे तो दद्दा को आज भारत रत्न मिलेगा। लोग खड़े होंगे तो झांसी के अंदर जो सूती मिल बंद है वो चालू होगी। लोग खड़े होंगे तो जो BHEL के लिए हमने बिलासराव देशमुख से एक नई यूनिट प्रारंभ कराई थी वो चालू होगा। लोग खड़े होंगे तो जो हमारा औद्योगिक संस्थान है बिजौली का और अन्य जगह का, वहाँ पर सरकार प्रोत्साहित करने के लिए स्पेशल सब्सिडी देगी। तो लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। क्या आप अपने राजनीतिक पदों के बारे में हमारी दर्शकों को बताना चाहते हैं? राजनीतिक कोई पद तो आने जाने वाली चीज़ें, मूल है कि आपकी आत्मा अपने क्षेत्र के लिए कितनी जुड़ी है। पद तो बहुत सारे आते हैं, हर व्यक्ति को आते हैं और समय के साथ चले जाते हैं। कोई पद किसी के साथ स्थायी नहीं रहता। सबसे बड़ा पद है जनता के सेवा करने का, लोगों के बीच में जोड़ने का। तो वो पद कल भी हमारे पास था, आज भी, और जब तक जीवन रहेगा वो पद मेरे पास है। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपका चैनल है। मैं परम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि बुंदेली माटी का ये चैनल अंतिम व्यक्ति की अभिव्यक्ति हर जगह पहुँचाए। धन्यवाद।